हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आदित्य शर्मा, नीट 24,664 आउट ऑफ 720। तो टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट करेक्ट वे एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू प्रिपेयर योर बायोलॉजी एनसीईआरटी फॉर नीट, जो कि एक जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स साल भर इसी डिलेमा में रहते हैं कि आखिर एनसीईआरटी पढ़े कैसे। द रीज़न इज़ कि नीट के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। सवाल एनसीईआरटी से आएंगे, ये भी सबको पता है ना। यहाँ तक कि स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से उठ के आएंगे, ये भी सबको पता है। बट साला पढ़ना कैसे एनसीईआरटी को, ये मेजॉरिटी को नहीं पता। क्योंकि अगर पता होता तो सारे ही आज के डेट में 600 प्लस 650 प्लस स्कोर कर रहे होते। बट फैक्चुअली ऐसा नहीं है, वो आप लोग को भी पता है ना। तो हाँ, आज के वीडियो हम लोग इसी चीज़ को जानेंगे। कॉमन मेजर मिस्टेक्स के बारे में बात होगी जो कि एक एस्पिरेंट कमिट करता है एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त। साथ ही एक जो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस भी हम आपको बताएंगे, है ना। साथ ही एक जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि नीट के पहले बायोलॉजी के एनसीईआरटी को कितनी बार हमें रीड करनी चाहिए, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, है ना। और लास्ट में वो बेस्ट मेथड क्या है वो भी डिस्क्लोज़ किया जाएगा, जो कि हमने खुद अपनाया था, जिससे कि हमारे मार्क्स 200 से 250 से लेके पहले 200 से 250 नंबर आते थे। उसके बाद हमने इस मेथड को अप्लाई जब किया तो 300 प्लस, फिर धीरे धीरे 320, 330, 340 प्लस भी हमने अपने नीट के मॉक टेस्ट में स्कोर किया है, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो वीडियो में बने रहे, और अब बिना फर्दर डिले की हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो क्या कॉमन मेजर मिस्टेक्स है जो कि एक एस्पिरेंट कमिट करता है एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है वो ये है कि मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। जी हाँ, एक हवा बना रखा है लोगों ने कि बायो है, एनसीईआरटी तो प्रिपेयर करनी है ना, रट के चले जाएंगे, एग्ज़ाम में जाके उल्टी कर देनी है ना, पूरे नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आप लॉजिकली सोचो, ये तो बिल्कुल ढक्कन वाली बात होगी यार, कि आप कह रहे हो कि एनसीईआरटी हम पूरा रट लेंगे। कैसे रट लोगे? ये तो आपका स्कूल का तो पेपर नहीं है ना कि 5 चैप्टर 6 चैप्टर 10 चैप्टर आ रहे हैं, आप एनसीईआरटी पूरी रट के चले गए और आपने जाके एग्ज़ाम में उल्टी कर लिया, है ना। ये बाबू एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, जहाँ पे एक बहुत वास्ट सिलेबस है, 80 चैप्टर्स हैं। आप रट नहीं सकते चीज़ों को, आप कंप्लीटली रिलाई नहीं हो सकते रटने पे। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में परमानेंटली कोई चीज़ फिट हो, है ना। तो ये तो कम्प्लीटली अपने दिमाग से निकाल दो कि आप हर चीज़ रटोगे। हाँ, जो साइंटिस्ट के नेम हैं, जो डेट्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको रटना तो नहीं, वो भी अगर आप डेली बेसिस पे रोज़ रिवाइज करते हो, एनसीईआरटी रीड करते हो, तो वो भी आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाएंगे, जो कि हम किया करते थे, बिकॉज हम रटने में पर्सनली बहुत कमज़ोर हैं, है ना। तो ये हमको जब पता चला तो हमने फ्रीक्वेंटली चीज़ों को रीड करना स्टार्ट किया, रैदर देन उसको रट्टाफिकेशन करना, ठीक है। तो जिससे कि हमको जेन्युइन फ़ायदा हुआ। और ये भी हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप रटो मत चीज़ों को, आप बार बार चीज़ों को पढ़ो, आप समझो क्या कह रही है एनसीईआरटी की लाइन्स, आप कंसेप्ट बनाओ, जिससे कि परमानेंटली आपको चीज़ें दिमाग में फिट हो, है ना। तो ये हो गया पहला। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा ये है कि डायरेक्टली जंपिंग टू एनसीईआरटी विदाउट अटेंडिंग लेक्चर्स। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अब एस्पिरेंट्स की भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि आजकल ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है, सो कॉल्ड भैया दीदी हैं, उनका ये कहना है कि आप अगर बिना किसी टीचर का लेक्चर देखे एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। वाह, मतलब आप अगर बिना ABCD पढ़े स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उसका कोई सेंस है? आप कह रहे हो कि आप बिना ABCD पढ़े अगर स्टेटमेंट्स पढ़ते हो तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ABCD पढ़ने में बेनिफिट मिलेगा, मतलब कोई सेंस है इस बात की, है ना। आपको किसी अच्छे टीचर के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको चीज़ें डेप्थ में समझनी है, ऐसा समझना है कि हाँ आप भूलो ना चीज़ों को, चाहे वो कैसा भी चैप्टर हो, चाहे वो लिविंग वर्ल्ड हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, आपको अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स देखने हैं भाई, तब जाके आपको एनसीईआरटी पे पढ़ना है ना। तब जाके आपको एनसीईआरटी को रीड करनी है। ये नहीं कि लेक्चर्स देखा नहीं, कोई कुछ समझा नहीं, है ना। कोई ह्यूमन फिजियो का चैप्टर है, आपने उसका लेक्चर नहीं देखा, आप चले गए एनसीईआरटी पढ़ने, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर जब आपको नहीं समझ में आएंगी तब आप रटने लगते हो, फिर आप भूल जाते हो, ये सिलसिला चलता रहता है। फिर आपका एग्ज़ाम आ जाता है, फिर एग्ज़ाम में आप कुछ कर नहीं पाते हो, बैठ के घर पे रोते हो, फिर आप ड्रॉप लेते हो। पूरा एक कहते हैं ना, वो एक इन्फिनाइट साइकिल है जो कि चलती रहेगी, है ना। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल देना है। सीक्वेंस क्या रहेगी आपको आपकी पढ़ने की बायोलॉजी की? लेक्चर सबसे पहले आप देखोगे, अच्छे टीचर के लेक्चर जिससे भी आपको समझ में आता है। यूट्यूब पे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, नोट्स स्किप नहीं करना। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी, फिर जाके MCQ सॉल्व करने। बिना एनसीईआरटी पढ़े MCQ नहीं सॉल्व करने। और MCQ सॉल्व करने का भी एक सीक्रेट है, जिससे कि आपको एनसीईआरटी को और स्ट्रेंथन करने में हेल्प मिलता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहो, है ना। अच्छा, तीसरा जो मिस्टेक है, हाईलाइटिंग द एनसीईआरटी ड्यूरिंग फर्स्ट रीडिंग। ये तो मतलब यार, मतलब 99% ऑफ द लोग जो हैं पहली बार एनसीईआरटी लेके बैठेंगे, एक हाईलाइटर, एक नहीं
4 किस्म के हाइलाइटर्स, हरा, पीला, नीला, ब्लू, ऑरेंज। मतलब क्या यार, आप सोचो ना, आप पहली बार किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। आप पहली बार अगर किसी चीज़ को अंडरलाइन कर रहे हो तो व्यर्थ है उसको अंडरलाइन करना, है ना। आप ऐसा मत किया करो कि आप पहली बार एनसीईआरटी लेके बैठे, पहली बार आप भी अंडरलाइन करने लगे। नहीं, पहली बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपके एनसीईआरटी में एक दाग नहीं पड़ना चाहिए, पेंसिल का भी दाग आपको नहीं लगाना है अपने एनसीईआरटी के फर्स्ट रीडिंग में, ठीक है। जब आप दूसरी बार जब आप रीडिंग करने जाओगे, दूसरी तीसरी बार, तब आपको एनसीईआरटी को अंडरलाइन करना है। हाईलाइट करने का मतलब ही यही हुआ कि आपको वहाँ से समझ में आ रही है चीज़ें, कि तभी आप उसको अंडरलाइन कर रहे हो ना, कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, है ना। आपने एक लाइन को अंडरलाइन किया, उसके बगल में लिख दिया कि हाँ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, असर्शन रीजन पूछे जा सकते हैं, तब उस हाईलाइट करने का कोई सेंस बनता है। और हमने खुद पहली बार जब एनसीईआरटी पढ़ा था तो ब्लैंक छोड़ा था उसको, ठीक है। दूसरी बार उसको अंडरलाइन करना स्टार्ट किया, फिर तीसरी बार और उसमें चीज़ें ऐड करना स्टार्ट की, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं वो लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहली बार आपको एनसीईआरटी को रंग नहीं देना, ये नहीं कि इंद्रधनुष बना रहे हो भाई, उस चीज़ का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं चौथा पॉइंट, इग्नोरिंग इंट्रो एंड समरी ऑफ एवरी चैप्टर। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप इंट्रोडक्शन और समरी स्किप करते हो ना चैप्टर्स की, तो आप जानते नहीं हो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन और समरी से बन के आते हैं। हम आपको लाइव प्रूफ दे रहे हैं, आप हमारे बातों का विश्वास मत करो, प्रूफ का विश्वास कर लेना, ठीक है। वैलिड प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं। देखो, ये देखो एक बेसिक सा पैराग्राफ है जो कि एक्सक्रीशन वाला वो चैप्टर ना, वहाँ से लिया गया है। ये जो पहला पैराग्राफ हमने फोटो लगा रखा है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल बेसिक सा पैराग्राफ है, इसमें बताया जा रहा है कि एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। अब देखो पढ़ने में तो ये बहुत एक सिंपल सा पैराग्राफ लग रहा है, आपको लगेगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, बट यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। आप समझो, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये तो सबको पता है एक्सक्रीट होते हैं, बट अगर आपको सवाल पूछ ले कि इनके अलावा और कौन से मिनरल आयंस एक्सक्रीट होते हैं और कौन से प्रोडक्ट एक्सक्रीट होते हैं, तब आपको पता होना चाहिए। और उसका जवाब कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। आपने ध्यान नहीं दिया तो आपसे वो सवाल नहीं बना, अगर आपने ध्यान दे दिया था तो आप आराम से कर ले जाओगे उस सवाल को, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं? Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट आयंस एंड सल्फेट आयंस, ये चीज़ें हैं जो यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया के अलावा भी एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से, ठीक है। दूसरा ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, आप ध्यान से सुनना, कि दीज सब्सटेंसेज हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। अब समझो आपको अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे, ठीक है, वन वर्ड कोई ऐसा आपसे सवाल पूछ ले कि लिखा हो सवाल में कि द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द बॉडी शुड बी रिमूव्ड, ऑप्शन ए पार्शियली, ऑप्शन बी कंप्लीटली, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप सोच के बताओ। मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स ना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टोटली मार्क करके आएंगे, नहीं, पार्शियली टोटली दोनों होता है, तो इसका आंसर बोथ होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप समझो ना, आप जब इस चैप्टर को फर्दर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यूरिया जो होता है ना, वो बॉडी में पूरी तरीके से एक्सक्रीट नहीं किया जाता, थोड़ा सा उसको रिटेन किया जाता है जिससे कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो, ठीक है। तो ये इससे आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, टोटली रिमूव नहीं किया जाता, इसका आंसर होगा टोटली और पार्शियली दोनों, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना अच्छा सवाल फ्रेम किया जा सकता है। फर्दर यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है द मेनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, जो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एमोनोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, जो कि आपको पूरे चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है, जहाँ से आप देखोगे PYQs में तो पूछे गए सवाल यार। मॉक टेस्ट में आप अगर मॉक टेस्ट देते हो, अगर अटेम्प्ट करते हो, तो वहाँ से बराबर पूछे जाते होंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपको इग्नोर नहीं करना है, यहाँ से आराम से पूछ सकते हैं वो, ठीक है। लाइक वाइज हर चैप्टर में ऐसे इंट्रोडक्शन दिए हैं जिनको कि आपको इग्नोर नहीं करना। अब हम लोग आते हैं समरी का एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। अब देखो एक चैप्टर है सेल साइकिल एंड डिवीजन, वहाँ से लिया गया ये समरी, और ये हमारी NCERT की फोटोग्राफ्स है, ठीक है। आप देखो हमने कितने अच्छे तरीके से अंडरलाइन किया हुआ है चीज़ों को, ठीक है। हमें पता है कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, सेल डिवीज़न वाले चैप्टर की ये समरी वाली पैराग्राफ है। G1 phase is the period where the cell grows and carries out normal metabolism, ठीक है। दूसरा लाइन पढ़ना, most of the organ duplication occurs during this phase, which phase? G1 phase। और ये आपको पूरे चैप्टर में ना, पूरे NCERT के इस चैप्टर में कहीं आपको नहीं मिलेगा। आप ढूंढ के दिखा दो पूरी NCERT में, कहीं भी आपको नहीं लिखा मिलेगा कि G1 फेज़ में ऑर्गन डुप्लीकेशन होता है। मेजॉरिटी इसको S फेज़ डुप्लीकेशन हो रहा है ना, तो S फेज़ मार्क करके आएंगे, नहीं G1 फेज़। आप फर्दर पढ़ो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है G2 फेज़ इज़ द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ये भी आपको पूरी NCERT में कहीं नहीं मिलेगा, समरी में लिखा हुआ है भाई, और आराम से ये पूछ सकते हैं,
आराम से पूछ सकता है एनटीए। आप पूरी एनसीईआरटी में ढूंढते रह जाओगे, समरी में लिखा हुआ है ना। तो समरी को और इंट्रोडक्शन को आपको क्यों नहीं स्किप करना है, ये हमने आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझा दिया, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है अपने साथ। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक ये है कि रीडिंग एंड सॉल्विंग एमसीक्यूज द सेम डे। देखो सपोज आपने एनसीईआरटी आज पढ़ा, ठीक है, और आज ही आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से वो पॉइंट्स थे, कौन सा वो कंसेप्ट था जो आप रिकॉल नहीं कर पाए, जो आपने दिमाग में रिटेन नहीं कर पाया, ठीक है। एमसीक्यूज़ और मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस ही ये होता है कि आप जज कर पाओ कि आप कौन सा कंसेप्ट भूल रहे हो, आप कौन सी पैराग्राफ में मिस्टेक कर रहे हो, है ना, कौन सी स्टेटमेंट आपसे मिसअंडरस्टूड हो गई, आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया उस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चलनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सारे सवाल बन जाए और हमें यही ना पता लगे, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो सेम डे एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने के अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि आप थोड़ा सा गैप रखना है। जैसे आज अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आज किसी एक चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ी, तो आप अगले दिन एमसीक्यू सॉल्व करो। ऐसा हम खुद करते थे, ठीक है। आप अगर सुबह या फिर अगर आपने सुबह पढ़ा तो शाम को एमसीक्यू सॉल्व करो, शाम को पढ़ा तो अगले दिन सुबह सॉल्व करो। थोड़ा सा गैप आपको देना है, जिससे कि आपको ये पता चले कि आप कौन सी चीज़ भूले हो और कौन सी चीज़ आपको याद है, और आप जो चीज़ भूले उसको जाके वापस से आप एनसीईआरटी से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आज से ही स्टार्ट कर देना है एमसीक्यू सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये तो वही कॉमन मिस्टेक जो कि एक एस्पिरेंट कमिट करता है और जो कि मेजॉरिटी लोग कमिट करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस। अब हम लोग बात करते हैं वो कॉमन क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन है कि कितनी बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए एग्ज़ाम के पहले। तो देखो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कि नो वैलिड आंसर। हाँ, क्यों? अब आप समझो कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 10-15 बार एनसीईआरटी की रीडिंग से ही उनकी एनसीईआरटी ऐसी हो जाती है कि पूरा उन्होंने स्ट्रेंथन कर लिया होता है, और हर एक स्टेटमेंट उनसे जो स्टेटमेंट पे सवाल होते हैं वो सवाल आराम से उनसे सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो 22 से 25 बार हमने खुद रीड किया हुआ था। आप 10 से 15 बार जब पढ़ लेते हो ना, तो आपको इतना तो समझ में आने लगता है कि हाँ क्या लाइन क्या मीन कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा आपको एडवांस जाना है, जो कि जाना बहुत ज़रूरी है। लाइक आपको ये जज करना है कि कैसे सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं इस लाइन से, तब उसके लिए आपको 20 रीडिंग एटलीस्ट मिनिमम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो आपका डेडलाइन होने वाला है, जो आपका मिनिमम जो बार सेट होने वाला है मिनिमम, जिसके नीचे आपको नहीं जाना एनसीईआरटी रीडिंग्स में, वो होने वाला है आपका 20 से 25 बार, ठीक है। और एक प्रो टिप हम आपको देते हैं कि देखो आपको तो इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, आप चाहे जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना, आप अगर आप 50 बार भी पढ़ लो तो आपका फ़ायदा ही हो रहा है ना। आप समझो कि आप जितनी बार फ्रीक्वेंट चीज़ों को रीड करोगे उतनी अच्छी तरीके से चीज़ें आपके दिमाग में फिट होंगी, है ना। तो इससे तो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप डेली पढ़ो ना यार, क्या दिक्कत है? आप 20 बार क्यों पढ़ोगे? आप 50 बार पढ़ो, है ना। आप जितनी बार हो सके उतना पढ़ो, आप गिनो मत, 30 प्लस पढ़ो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी अच्छी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उतने अच्छे से आप जज कर पाओगे कि हाँ ऐसे ऐसे सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप यू आर गेटिंग इनटू द एग्जामिनर्स माइंड मैन, ठीक है। यू आर रियली गेटिंग इनटू द एग्जामिनर्स माइंड। आप जब ये जज करने लगते हो ना कि कैसे सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, यू आर गेटिंग इनटू द एग्जामिनर्स माइंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपको आनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। तो फ्रीक्वेंट रीडिंग्स आप मारो, है ना, जिससे कि आपको ये पता चले कि कैसे सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप एक डेडलाइन ले लो कि हाँ 20 से 25 बार के तो नीचे आपको नहीं आना एनसीईआरटी रीडिंग में, इससे ऊपर आपको रहना या फिर इसी पे रहना, ठीक है। हमने भी 22 से 25 बार रीड की थी एनसीईआरटी को, ठीक। तो अब आप लोगों को जवाब भी मिल गया वो कॉमन क्वेश्चन का, जो कि मेजॉरिटी पूछते हैं कि कितनी बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए नीट एग्ज़ाम के पहले। अब हम लोग आते हैं फाइनली उस पॉइंट पे जिस पॉइंट का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था और मेजॉरिटी इसी के लिए वीडियो देख रहे होंगे। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रीड एनसीईआरटी फॉर नीट, ठीक है। और हमारा क्या बेस्ट मेथड था, लाइक हमने यहाँ पे लिख रखा है कि माई मेथड टू रीड एनसीईआरटी। माई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे भी यही हालत था स्टार्ट में, ठीक है। हमारी भी ये हालत थी कि 200 से 250 नंबर आते थे, समझ में नहीं आता था कि यार क्या करें, ढंग से एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ते नहीं थे, ठीक है। जो तरीका हम बताने वाले उसको अप्लाई नहीं करते थे। धीरे धीरे हमने चीज़ों को सीखा खुद, तो लास्ट में जाके हमने इस मेथड को अप्लाई करना स्टार्ट किया, जिससे कि हमें जेन्युइन मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली। और वो क्या मेथड था अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं, उस चीज़ को डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो ये मेथड ये बोलता है ना कि थिंक ऑफ एनसीईआरटी एज एन आंसर की, एज एन आंसर बैंक। आपको एनसीईआरटी को ऐसा नहीं सोचना कि वो एक टेक्स्ट बुक है। अब आप सोचोगे कि यार टेक्स्ट बुक को टेक्स्ट बुक ही सोचेंगे ना, बट आपको थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ पे अलग रखना है। लाइक अगर आप एनसीईआरटी खोलो ना पढ़ने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि यार ये कोई टेक्स्ट बुक है। आपको ऐसा सोचना है कि इसमें ना आंसर्स लिखे हुए हैं, हर लाइन में कुछ ना कुछ आंसर्स है जिसके सवाल आपको नहीं पता, ठीक है। हर लाइन में कुछ ना कुछ आंसर है जिसके सवाल आपको नहीं पता, और वो सवाल कहाँ से आएंगे? आप फ्रेम करोगे। वो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? आप बनाओगे बैठ के घर में खुद,
है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है कि थिंक ऑफ एनसीईआरटी एज एन आंसर बैंक हुज क्वेश्चंस आर मिसिंग। ठीक है, इस चीज़ ये स्टेटमेंट अगर आप समझ गए ना, ये बात जो हमने बोली अभी, अगर आप इसको समझ ले गए, ट्रस्ट मी आपका एनसीईआरटी आज से ही स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेजॉरिटी लोग समझते नहीं है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी को ऐसा सोचना है कि हर लाइन में आपको एनसीईआरटी के हर लाइन में आपको एमसीक्यूज़ के आंसर्स दे रखे हैं, जिसके सवाल आपको नहीं पता और वो सवाल आपको खुद बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं उस चीज़ का भी हम आपको लाइव प्रूफ दे देते हैं यहाँ बैठ के। तो देखो, सपोज़ ये कोई पैराग्राफ हमने उठाया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये पैराग्राफ है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, ये बहुत बेसिक सा पैराग्राफ है। यहाँ पे अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन है उनको डिस्कस किया जा रहा है, तब हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस द ड्रॉन ऑफ क्लासिफिकेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट वाज डन एक्सटेंटिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ अ need to use organisms for our own use for food, shelter and clothing। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। और देखो, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अब देखो यहाँ से आपको किस टाइप के सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, जो कि आपको खुद सोचना है। सपोज आपको कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि हाँ, स्टेटमेंट में लिखा होगा कि द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस वेर प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। आप खुद बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेर नॉट साइंटिफिक, दे वेर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ आवर ओन नीड। ठीक है, लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, अगर ऐसा लिख देता कि द अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, तब ये सही होता है ना। अगर ऐसा लिखा हो कि द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, तब ये गलत है। गलत है भाई, गलत है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वाज साइंटिफिक बट वाज अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़। ठीक है, तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन से जो पहला क्लासिफिकेशन था वो साइंटिफिक नहीं था, आराम से यहाँ पे दे देगा और मेजॉरिटी सही मार्क करके आओगे, जो कि गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी बोल रही है कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस थे वो साइंटिफिक नहीं थे, वो नीड पे बेस्ड थे, है ना। उनको क्लासीफाई किया गया था नीड के बेसिस पे। जो उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया जो कि मोर साइंटिफिक था, वो एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, तो ऐसे आपको एनटीए कंफ्यूज कर सकता है, जिससे कि आप सवालों गलत कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको डेवलप करनी है हर एक लाइन पढ़ने के बाद, कि आप सोच सको कि हाँ कैसे कैसे सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और फर्दर पढ़ते हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। अब देखो यहाँ पे एक और सवाल आपसे आराम से पूछ सकता है, क्या लिखा होगा स्टेटमेंट में कि वन वर्ड आंसर आपसे पूछ सकता है कि एरिस्टोटल यूज्ड विच काइंड ऑफ कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स या फिर क्लासीफाई प्लांट्स। ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजिकल, ऑप्शन बी फ्लोरल, ऑप्शन सी वेजिटेटिव, ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव। मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, बेसिक, जो कि मेजॉरिटी स्किप करेंगे। ठीक है, वहाँ दिया हुआ है और वहाँ से आपको सवाल उठा के आराम से दे सकता है। ठीक है, हर चीज़ आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है, बस आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। बस अगर आप ढंग से पढ़ने लग गए ना, तो आप नोटिस करोगे कि सारी चीज़ आपको एनसीईआरटी में ही गिवन है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी से आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक और। नीचे हमने जो पैराग्राफ लगा रखा है वो है नर्व इम्पल्स वाले टॉपिक से, जो कि आपका नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक बेसिक सी लाइन लिखी हुई है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। अब देखो यहाँ पे बिकॉज लगा दिया। अब एक ट्रिक आप जान लो। ठीक है, अब एक प्रो टिप आप जान लो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको दिखे किसी भी स्टेटमेंट में, पूरी एनसीईआरटी में कहीं दिख जाए कि वहाँ पे बिकॉज लगाया हुआ है, ऐसे वर्ड्स दिख जाए लाइक बिकॉज, एज, है ना, हेंस, आप समझ जाना कि वहाँ से आराम से आपको असर्शन रीजन फ्रेम किया जा सकता है। अब देखो हमने यहाँ पे खुद लिख भी रखा है, AR लिख रखा है, विच इज़ असर्शन रीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको कैसे असर्शन रीजन फ्रेम किया जा सकता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। आराम से असर्शन में आपको ये लिख के दे देगा कि द न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, रीजन में देगा बिकॉज दे रिमेन इन अ पोलराइज्ड स्टेट। ऑफकोर्स दोनों सही है और रीज़न आराम से एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। उल्टा भी लिख सकता है, असर्शन में ये लिख के दे देगा द न्यूरॉन्स रिमेन इन अ पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, रीज़न में आपका उल्टा लिख के दे देगा कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल। तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा, उल्टा लिख दिया ना। लाइक हम लोग पास पैर होता है इसीलिए हम लोग चल पाते हैं ना, हम लोग चल पाते हैं इसीलिए पैर होता है, इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं है, है ना।
तो इस टाइप के असर्शन रीज़न आपसे आराम से पूछे जा सकते हैं नेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया कि वो क्या बेस्ट तरीका होने वाला है एनसीईआरटी को रीड करने का, साथ ही वो कॉमन मेजर मिस्टेक जो कि एक एस्पिरेंट कमिट करता है ना, और एक कॉमन जो सवाल है जो कि पूछा जाता है जनरली सबके द्वारा कि कितनी बार एनसीईआरटी को रीड करना चाहिए, इसका भी जवाब हमने आपको अच्छे से दे दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज के डेट में हर कोई परेशान है एनसीईआरटी को लेकर, ठीक है। लाइक सभी को ये दिक्कत है कि यार एनसीईआरटी पढ़े कैसे। तो अगर आपका भी फ्रेंड परेशान है तो उसके साथ आप ज़रूर शेयर करें, और जो मेथड हमने बताया उसको अप्लाई करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भी आप कमेंट में लिखें, है ना। आपको आपकी जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट तो इसीलिए है ना, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में हम वीडियो बनाएं तो उस टॉपिक के सजेशंस आप दे सकते हैं, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे, है ना। क्योंकि पूरी चीज़ें आपकी डिमांड पे ही चलती है भाई, ठीक है। ये नहीं कि हम जो मर्ज़ी वो बनाते हैं, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर हम वीडियो बनाएंगे ना, तो उसकी सजेशंस आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।